स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल DKG हिस्ट्री प्रेप पर। मैं आपका अपना दोस्त देवेंद्र कुमार। और मैंने अब तक जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो है मैं मुग़ल वंश पढ़ा रहा हूँ। और मुग़ल वंश जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। दिल्ली सल्तनत और मुग़ल वंश, तो मुग़ल वंश में भी अभी हम शासक के जो जो मुग़ल वंश के शासक रहे उनके कौन कौन से काम क्या क्या रहा उन सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अब तक मैंने मेरी जो है मुग़ल वंश में कुछ 25-25 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन का 4 वीडियो आया है और बहुत छोटा छोटा है। और मैं कोशिश करूँगा कि इस वाली वीडियो में फास्ट ट्रैक मोड में आपको पढ़ाऊँ। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 से। तो आइए मेरे साथ और पढ़ते हैं। निम्न में से किस शासक ने चांदी का सिक्का चलाया? तो ये चांदी का सिक्का यानी कि ये रुपया, चांदी का सिक्का रुपया शेरशाह सूरी। दाम भी देखो, चांदी का सिक्का रुपया, दाम और अशरफ। तो दाम क्या होता था? ये तांबा का होता था, ठीक है ना। और ये अशरफ था, ये जो है ये स्वर्ण मुद्रा हुआ करती, यानी कि सोने का सिक्का होता था। तो ये सब किसके हैं? ये सारे के सारे शेरशाह के द्वारा चलाए गए। तो नेक्स्ट 116 की पढ़ते हैं कि चित्रकार साइफा बानो व नादरा बानो किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये दो जो है साइफा बानो और नादरा बानो, तो ये किसके काल में हुई थी? जहांगीर। तो इनको याद कर लीजिए। अकबर के नेतृत्व में अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को जो युद्ध हुआ था, तो ये कौन सा युद्ध हुआ था? यानी कि ये 1556 की बात कर रहा है, ये भी जो है पानीपत में हुआ था, ठीक है ना। तो पानीपत में हो गया था ये। अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रथम यात्रा कब की? तो कब की? 1562 में। तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पढ़ लीजिए, 2-3 फैक्ट मिल जाएंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है, ठीक है। कहाँ पर है? अजमेर में है इनकी दरगाह। और ये अकबर पहली बार कब गया? 1562 में चला गया। और ये किसके साथ, यानी कि मुइनुद्दीन चिश्ती थे, ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत में आए थे, ठीक है ना। कब? 1192 में। यहाँ पढ़ते बाबर ने खाकान की पदवी धारण की थी। तो खाकान की पदवी इसने जो है, जब पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, उसी को जीतने के बाद इसने जो खाकान की पदवी ग्रहण की। गुलबदन क्या है? तो ये गुलबदन क्या है? एक पद्धति है जो कपड़ों की रंगाई की है, ठीक है ना। तो यहाँ पढ़ते हैं निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ से ये जानकारी प्राप्त होती है कि औरंगजेब ने कारीगरों पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के करों को समाप्त कर दिए? तो किससे जानकारी मिलती है? मिरात ए अहमदी। तो मिरात ए अहमदी, देखिए यहाँ से पढ़ लेते हैं। फतूहत आलमगीरी की रचना किस में, कौन सी भाषा है? फारसी में। किसने की? ईश्वर दास ने। नुस्खा ए दिलकुशा, ये भी फारसी में। किसने की इसकी रचना? भीमसेन ने, ठीक है। तो नेक्स्ट भी मैं एक दो और बता देता हूँ इसमें। यहाँ देखिए, ये दिया है हमारा खुलासत उत तबारीख, इसकी रचना ये भी फारसी भाषा में। किसने की? सुजान रॉय भंडारी ने की ठीक है। यहाँ देखिए मिरात ए अहमदी, ये भी किस में है की रचना? अली खान ने की, ठीक है ना। मिरात ए अहमदी, और मिरात ए अहमदी से जानकारी मिलती है कि औरंगजेब ने कारीगरों पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के करों को समाप्त कर दी। किसने की थी रचना? अली खान ने। नेक्स्ट पढ़िए। मुगल काल में जहाज निर्माण के केंद्र स्थित थे। तो ये चारों स्थानों पर जो है ये थे, चाहे बंगाल हो, इलाहाबाद हो, कश्मीर, लाहौर, इन चारों जगहों पर जो है यहाँ पर जो है जहाज निर्माण के केंद्र स्थित थे। तानसेन ने अपनी संगीत शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? थी ग्वालियर के थे, तो ग्वालियर से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, ठीक है ना। तानसेन ने संगीत शिक्षा ग्वालियर से प्राप्त की थी। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनकी मृत्यु आगरा में हो गई थी, ठीक है ना। जन्म कहाँ लिया? ग्वालियर में। मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में। अकबर ने तानसेन को सरस्वती, यहाँ देखिए ये अच्छा है, सरस्वती कंठा भरणवाणी विलास की उपाधि प्रदान की कि इनके जो कंठ है, गले में जो सरस्वती निवास करती है। तो चित्रकला और मूर्तिकला की पर महाकाव्यों का प्रभाव गुप्त काल से दिखाई देने लगता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पर रामायण के विषयों का अंकन नहीं हुआ? तो किस पर नहीं हुआ? देखिए ये रज्मनामा पर रामायण का क्यों होगा भाई? मुगल है। तो यहाँ देखिए ये किस किस पे हुआ? देवगढ़ का दशावतार मंदिर के जो चबूतरा उस पर हुआ है। पट्टडकल का विपक्ष मंदिर है उस पर जो है। और ये एलोरा की कैलाश मंदिर की दीवार है, इस पर भी हुआ है। इन सब पे तीनों हुआ है, लेकिन इस पर नहीं हुआ है। तो पढ़ लेते हैं। महाभारत के फारसी अनुवाद को, इनकी महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसी को क्या बोला गया? रज्मनामा। और अकबर के शासनकाल में अब्दुल कादर बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया, ठीक है ना। एलोरा के कैलाश मंदिर पर रावण द्वारा कैलाश पर्वत पाए जाने का प्रसंग है। विरूपाक्ष मंदिर पर उत्कीर्ण रामायण के विषयों का अंकन है। दशावतार मंदिर के चबूतरों पर रामायणिक विषयों का अंकन है। यहाँ देखिए 125 नंबर है कि मुगल बादशाहों में कौन चित्रकारिता में बहुत ही दिलचस्पी रखता है? चित्रकार तो भाई जहाँ भी आ चित्रकला वहाँ जहांगीर होता है। आईएएस का प्री था, आईएएस प्री
2019 का जो है उसमें पूछा गया कि चित्रकला मुगल काल में चित्रकला किसके शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गई, तो वो जहांगीर था। तो जहांगीर के बारे में मतलब इसके कौन कौन से इसके काल में जो है चित्रकार थे वो भी याद की 10-20 करके, मैंने 10-20 करके याद कर लिया था। मतलब दौलत और ये बिसंदास तो, और 20 मतलब मंसूर भी आया था इसमें, तो अबुल हसन रहते थे। ठीक है ना, आगे पढ़ लीजिए आप लोग। यहाँ पढ़ते हम, दुनिया के नामी मयूर सिंहासन को इनमें से किस मुगल इमारत में रखा गया था। तो मयूर सिंहासन जो है लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। यहाँ पढ़ ली, मयूर सिंहासन को दिल्ली लाल किले में दीवाने आम में शाहजहाँ द्वारा स्थापित करवाया गया। किसने स्थापित किया? शाहजहाँ ने। ठीक है ना। सिंहासन को तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता है। इस पर 19 करोड़ रुपये, ये हमें इससे क्या लेना, कितने खर्च हुए। 1576 ईस्वी में मुगल सेना ने हल्दी घाटी में किसके साथ युद्ध लड़ा? ये हल्दी घाटी के किसके साथ लड़ा था? महाराणा प्रताप के साथ। ही महाराणा प्रताप तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हल्दी घाटी युद्ध के लिए जाने जाते हैं। 1576 में मुगल सेना ने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था। ये युद्ध मुगल बादशाह अकबर और राणा प्रताप के बीच 18 जून कब हुआ था? डेट याद रखिए, 18 जून 1576 में लड़ा गया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हुआ, लेकिन उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह किसने किया था? राजा मानसिंह और आशफ खान ने किया था। नेक्स्ट बढ़िए, बहादुर शाह से गुजरात विजय करने के पश्चात हुमायूं ने इसे किसके अधिकार में दिया था? तो किसके अधिकार में दिया था? अश्करी, यानी कि अस्करी इसका एक बेटा था। अस्करी हिंदाल कामरान, ये इसके किसके थे? इसके बेटे थे। तो ये अस्करी के। ठीक है। तो गुजरात विजय के पश्चात हुमायूं ने अस्करी को गुजरात का प्रभारी बना दिया गया और गुजरात को 5 प्रभागों में बांटा गया था। ये व्यवस्था बाबर द्वारा दोआब में कायम की गई प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर की गई थी। 129 क्वेश्चन नंबर है, इस पर पढ़ते हैं। पश्चिमी भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? इनकी पश्चिमी भारत आने वाले, तो पश्चिमी भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? थॉमस स्टीफेंस। तो यहाँ देखिए, पश्चिमी भारत पहुँचने वाले प्रथम ब्रिटिश थॉमस स्टीफेंस था, जो कि अंग्रेजी जेसुइस्ट पुजारी और मिशनरी था, जो अक्टूबर 1579 में गोवा पहुंचा था। विलियम हॉकिंस कब आया था? ये विलियम हॉकिंस भी थे, ये 1660 जहांगीर काल में आए थे। और 1615 में टॉमस रो था, ये भी जो है ये जहांगीर काल में आया था। जॉन मिल्डेन हॉल 1599 में भारत आया था, तो ये बाद में है। तो यहाँ पढ़ते हैं। और औरंगजेब निम्नलिखित कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करता था? तो ये बजाता था बीड़ा। ठीक है, याद रख लेना। औरंगजेब बीड़ा बजाने में निपुण था, लेकिन उसने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी। उसी के समय फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गईं। यहाँ हम लोग देखते हैं, अकबर ने किस जैन आचार्य को सम्मानित किया था? तो अकबर ने किस जैन आचार्य को सम्मानित किया था? हरि विजय सूरी। देखिए NBS ये PGT 2019 में भी आया है और EPPCS में भी आया था ये, तो ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट। हरि विजय सूरी 1526 से 1549 ईस्वी तक जैन मुनि थे। इन्होंने अकबर को जैन दर्शन के बारे में समझाया था। किसने? हरि विजय सूरी ने। अकबर इनसे बहुत प्रभावित हुआ और इनको जो है जगत गुरु की उपाधि दी। कौन सी? जगत गुरु। कौन? हरि विजय सूरी को। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का मकबरा भारत के बाहर स्थित है? तो भारत के बाहर किसका? अकबर का नहीं, जहांगीर का। ठीक है ना, किसका? जहांगीर का, अकबर का नहीं, सॉरी। 1627 जहांगीर की मृत्यु के बाद उसे वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर में दफनाया गया। कहाँ? पाकिस्तान के लाहौर में। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद। हुमायूं तथा जहांदार शाह का मकबरा दिल्ली में स्थित है, यानी कि हुमायूं हैं, जहांदार शाह इनका कहाँ है? दिल्ली में ही है। ठीक है ना। अकबर की इच्छा के अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया? तो अभी पढ़ते चले आना। अब्दुल कादिर बदायूनी। रामायण एक हिंदू ग्रंथ है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने, सबको पता है। अकबर के समय में मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूं ने इसकी फारसी में अनुवाद किया था। अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कौन सा था? तो अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कौन सा था? ये कछवाहा। कौन सा था? कछवाहा। यहाँ देखते हैं, मुगल वास्तुशास्त्र निम्नलिखित में से किस शैलियों का सम्मिलन या समन्वय है? तो किसका समन्वय है? इस्लामी और फारसी तुर्की हिंदू का। पहले इस्लामी फिर फारसी फिर तुर्की हिंदू का। यहाँ बढ़ते हैं, मुगल वास्तुकला में इस्लामी, फारसी, तुर्की, हिंदू और सभी शैलियों का समावेश देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन मुगलों की घरेलू दुनिया का लेखा जोखा देके गया है? तो कौन दे गया है भाई? ये दे गए हैं गुलबदन बेगम। मुगलों की घरेलू दुनिया का लेखा जोखा का वर्णन गुलबदन बेगम ने अपनी पुस्तक हुमायूं नामा में की है। ठीक है। और यहाँ आइए, अकबर के शासनकाल में जिस जमीन पर हर साल खेती होती थी उसे कभी खाली छोड़ा नहीं जाता था, उसे क्या कहते थे? तो भाई ऐसी तरह की भूमि क्या होती थी? पोलज, और फिर चाहत, फिर परती, फिर बंजर। बंजर मतलब जिस पर कोई खेती नहीं होती। तो पढ़ लीजिए यहाँ पर, अकबर शासनकाल में हर साल की जाने वाली भूमि पर खेती को पोलज कहते थे। प्रत्येक वर्ष 2 फसल की जाती थी। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक उर्वर
भूमि को पोलज भूमि, यानी सबसे ज़्यादा अगर भूमि जिनकी फर्टाइल होती थी वो पोलज होती थी। निम्नलिखित कथन और कारण के जो इनको जो है बताया गया कि कौन सा कथन सही है और इसका जो है कारण कौन सा सही है, तो इसके बारे में हम इसकी पहचान अभी करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ दिया है कि मुगल वास्तुकला शाहजहाँ के शासनकाल में अपने उत्कर्ष पे पहुँच गई, तो ठीक है। दिल्ली की जामा मस्जिद और लाहौर के शालीमार बाग, दिल्ली की जामा मस्जिद और लाहौर का शालीमार बाग, क्या दे रहा है, दिल्ली का लाल किला, हाँ, दिल्ली की जामा मस्जिद और लाहौर का शालीमार बाग और दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ के शासनकाल में बनवाया गया था। तो बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो ये दोनों ही जो है ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिल्ली की जामा मस्जिद तथा लाहौर का शालीमार बाग और दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ के शासनकाल में बनवाया गया, तो ठीक है बिल्कुल ऑप्शन। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है, ए आर के अनुरूप है, ठीक है। यहाँ देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो हमको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पहले जैसे ही सही या गलत हुआ कर उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, मेरे भी कई क्वेश्चन इस तरह से गलत हो जाते हैं। धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की पिपाशा का परिणाम इबादत खाना में अंतर आस्था का संवाद तथा पर संवाद हो गया था, ठीक है। इबादत खाना ये ठीक है। तो 1575 में किसने, अकबर के शासनकाल में हुआ था। तो अकबर के धार्मिक विचार परिपक्व हो गए क्योंकि उसे विभिन्न मतवादों के विद्वानों से प्रश्न करने तथा उन्हें सुनने और उनके सिद्धांतों के विषय में जानने का अवसर मिला। तो ये तो परिपक्व हो गए, ये तो बात गलत है कि परिपक्व हो गए, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि हाँ ये बात सही है कि भाई कोई किसी के पास बैठेगा तो ऑब्वियसली है कि उसकी नॉलेज जो है बढ़ ही जाएगी। तो तीसरा देखते हैं हम, वह रूढ़िवादी धार्मिक विचारों से तेजी से दूर होता चला गया और सूरज और प्रकाश पर केंद्रित दिव्य शक्तियों की पूजा के लिए स्वयं कायल हो गया। तो ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें जो है हमारे तीनों के तीनों ऑप्शन राइट हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार का एक महान संगीतज्ञ था। तो कौन था महान संगीतज्ञ, तानसेन, ठीक है ना। ये अकबर के 9 रत्न थे उनमें से एक था। कहाँ से थे, ग्वालियर से थे। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, आगरा में, अभी कुछ देर पहले ही पढ़ाया था। मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब इन्हीं में गलत कन्फ्यूजन रहता है कि सही नहीं है, सही है, उसको अंडरलाइन कीजिए क्योंकि अब हमें छांटना है कि कौन सा जो है सही नहीं है। तो पहले देखते हैं सही कौन सा है, फिर बता देंगे सही नहीं। अकबर के शासनकाल में 1/3 महसूल राजस्व के अंतर्गत, शासकीय राजस्व के अंतर्गत जाता था, ठीक। अकबर के शासन में सिकंदरी गज को मापन की सुनिश्चित इकाई माना गया, ठीक है। दहसाला व्यवस्था ने किसानों की समस्याओं को अत्यधिक बढ़ा दी, तो ये तो गलत है भाई, दहसाला ने सुलझाया था ना कि बढ़ाया था। पैमाइश के लिए तेनाब कही जाने वाली रस्सी का इस्तेमाल किया जाता था, तो ये भी जो है सही है। कौन सी है, क्या कही जाती थी, तेनाब। 1580 में दहसाला व्यवस्था आई थी और टोडरमल इसके हेड थे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। तो ये मूल रूप से क्या क्या मतलब किसके द्वारा शुरू की गई, तो ये सूर्य शाह सूरी द्वारा। बाबर की मृत्यु पंद्रह बाबर की जो मृत्यु है वो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुई। उसे आगरा के आरामबाग में दफनाया गया। बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर जो है दफनाया गया। तो यहाँ बाबर की बात हो रही है, तो कहाँ दफनाया गया था इसको, काबुल में। यहाँ पर काबुल में, ठीक है। ये TGT 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ पढ़ लीजिए कि 26 दिसंबर 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई और उसे आगरा में नूर अफगान, जिसका आधुनिक नाम आराम बाग है, में दफनाया गया, ठीक है ना। कहाँ दफनाया गया, क्या मैंने गलत बता दिया इसका।
तो नहीं, सही बताया, कोई गलत नहीं बताया, ठीक है ना। तो यहाँ इसका जो है आप ये पढ़ लीजिए, क्या, हाँ, एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। तो एक्सप्लेनेशन आते हैं कि 26 दिसंबर 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई और उसे आगरा में नूर अफगान, जिसका आधुनिक नाम आराम बाग है, में दफनाया गया, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफना दिया गया, ठीक है ना। तो गलत नहीं था, सॉरी। अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया? तो किसके? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। तो यहाँ भी पढ़ लीजिए, अहमद शाह अब्दाली ने मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में सर्वप्रथम 1748 को, कब? 1748 में भारत पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच 14 जनवरी 1761, यानी कि 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। तो याद कर लीजिए, पानीपत तृतीय युद्ध कब हुए? 14 जनवरी 1761 को। किसके बीच में, किसके शासनकाल में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के, ठीक है ना, जिसमें मराठों की क्या हुई? हार हो गई थी, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता है? तो किसके लिए नहीं जाना जाता है? तो पहले हम देख लेते हैं। नागरिक प्रशासन की प्रणाली का अच्छा संगठन जाना जाता है, पहला रुपया जारी किया जो 20वीं सदी का, यानी कि हाँ, रुपया जो है बन गया, तो ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। तो नेहरू द्वारा सिंचाई प्रणाली शुरू करने के लिए, तो ये नहीं, ठीक है ना। सभी शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए, तो ये तो है, बट जो है ये सी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। शेरशाह सूरी के महान कार्यों में नेहरू द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करना शामिल नहीं है। नेहरू द्वारा सिंचाई की प्रणाली तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने प्रारंभ की थी, ठीक है ना। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। शेरशाह सूरी प्रथम शासक था जिसने पहली बार रुपये को शुरू किया, जो लगभग 20वीं सदी का जो है रुपया तक जो है प्रयोग होता था। नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन भी शेरशाह द्वारा शुरू किया गया था। तो 146 निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी? तो किसने रखी? ये जहांगीर ने, ठीक है ना। किस किस की? कश्मीर में शालीमार बाग की बात करें, दिल्ली के शालीमार बाग नहीं, कश्मीर के शालीमार और निशात बाग की, ठीक है ना। तो ये किसने की थी? जहांगीर। निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया जाता था? तो न्यायिक पद पर कौन से थे? काजी उल कुजात, ठीक है। तो यहाँ पढ़ लेती, काजी उल कुजात को मुगल शासक के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद था। मुख्य काजी को सहायता के लिए मुफ्ती नियुक्त किए जाते थे, जो कानून की व्याख्या करते थे, जिसके आधार पर मुख्य काजी निर्णय देता था। निम्नलिखित में से किसने महाभारत को फारसी में अनुवादित करवाकर रज्मनामा नाम दिया? तो अभी आप लोग देखे ही हैं, रज्मनामा के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन था इससे पहले वाला, आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो ये कौन थे? अकबर के काल में, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं 148 का एक्सप्लेनेशन भी दिखा देता है। मुगल बादशाह अकबर ने महाभारत को, किसने? अकबर ने जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया, जिसको क्या नाम दिया गया था? रज्मनामा। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा के नाम से किसने किया? फैजी मुल्ला शरीफ, नकीब सुल्तान हौजी व अब्दुल कादिर बदायूं द्वारा किया गया। अकबर ने फैजी के अधीन एक अनुवाद विभाग, ठीक है ना, एक जो है ट्रांसलेशन विभाग का जो है स्थापना किसने कराई? अकबर ने। किसके संरक्षण? फैजी, ठीक है ना। अकबर के काल में अन्य प्रमुख अनुवादिक ग्रंथ हैं, जैसे ज्योतिष ग्रंथ तजक का अनुवाद जहान ए जफर के नाम से, सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद नामा ए खिराब, और अफजा नाम से कथा सरित सागर का अनुवाद, बहर अल, क्या नाम है? बहर अल अशमार नाम से पंचतत्व का अनुवाद जो है वो अनवार ए सुहेली आदि के नाम से कराया गया था। किसके? अकबर के काल में, ठीक है ना। है जी। मुगल वंश के निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से उस्ताद इंसा खां से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है ये? ताजमहल, ठीक है। पढ़ते हैं। शाहजहाँ का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्णिम माना जाता है, बिल्कुल सही। शाहजहाँ कालीन वास्तुकला का चरमोत्कर्ष आगरा में यमुना नदी के तट पर निर्मित है। उसकी प्रिय पत्नी मुमताज महल का मकबरा है। इसका मुख्य स्थापत्यकार कौन था ताजमहल का? उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसे शाहजहाँ ने नादिर उल असरार की उपाधि दी थी। इसका प्रधान मिस्त्री या निर्माता उस्ताद इंसा खां था, ठीक है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश से जोड़ा किसको? यहाँ देखिए, पिता की ओर से तैमूर और माता के वंश से चंगेज खां की ओर से इसने अपने को जोड़ा था। यहाँ आते हैं। दसाला व्यवस्था में इलाही पंचांग के किन वर्षों के राजस्व को सम्मिलित किया गया? देखिए, ये दसाला व्यवस्था अकबर के काल में हुई थी, जिसका हेड कौन था? टोडरमल। और दीन इलाही वगैरह ये भी सब किससे हैं? ये इलाही पंचांग जो है ये पीजीटी में आया था, इलाही पंचांग। तो ये पीजीटी 2000
2021 में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, 2021 का पीजीटी हुआ था। और भी जीआईसी वगैरह में भी आते रहते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, अकबर ने भूराजस्व व्यवस्था के महत्वपूर्ण संशोधन किए। 1580 में अकबर ने आईन दहसाला यानी कि 10 वर्षीय नियम लागू किया। ये अकबर के शासनकाल का 24वां वर्ष था। इसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों के अंतर्गत 1571-1580 के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में अनाज उत्पादन की दरें निर्धारित की गई तथा उसका औसत निकाला गया। इसे राई कहते थे। क्या कहते थे? राई। इसके आधार पर लगान नहीं, औसत नगद दर निर्धारित की गई, जिसे दस्तूर कहा जाता था। अकबर द्वारा लाही पंचांग 1584 ईस्वी में चलाया गया। गद्दी पर बैठने के बाद पहले नवरोज अर्थात 11 मार्च 1556 में प्रारंभ माने जाने वाले दहसाला व्यवस्था में अकबर के शासन के 15वें से 24वें वर्ष तक के राजस्व आंकड़ों को शामिल किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अकबर का चिश्ती संतों के प्रति गहरा सम्मान था। बिल्कुल सही, मुइनुद्दीन चिश्ती। और वह अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हर वर्ष यात्रा पर जाता था। निम्न में से किस वर्ष से उसने प्रतिवर्ष अजमेर दरगाह की तीर्थ यात्रा पर पैदल जाना शुरू किया? तो पैदल जाना कब शुरू किया? 1579। वैसे कब गया था ये? 1562 में, ठीक है ना। तो यही है। और मुइनुद्दीन चिश्ती की ये दरगाह कहाँ थी? अजमेर में थी, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी के साथ ही आ गए थे। तो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस इमारत को राजा मान सिंह ने नहीं बनवाया था? किसको नहीं बनवाया था राजा मान सिंह ने? रोहतास का किला, जो कहाँ है? बिहार में। बाकी गोविंद देव मंदिर इन्होंने बनवाया है। जगत श्रोमणी और जल महल की नरनौल में है, इसको ही बनवाया था। यह रोहतास के किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था रोहतास के किले का निर्माण? शेरशाह सूरी ने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए बनवाया। और हैबत खान तथा खवास खान के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अकबर के काल में मदरसे में पढ़ाने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया? तो किसने किया? शेख फैजी। आइए, शेख अबुल फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई व अकबर का राजकवि था। 1588 में वह अकबर का विशेष कवि लिख उस अदा बन गया। कौन बन गया? यानी कि जो विशेष कवि होता है उसको कौन सी? लिख उस अदा बन गया। अकबर ने फैजी के अधीन एक अनुवाद विभाग यानी ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की तथा मदरसे में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में संशोधन किया था। अब इसको हमको मैच करना है, ठीक है ना, कि कबूलियत क्या होता था, तहसील क्या होता था, पट्टा क्या होता था। तो पट्टा तो आप लोग सभी जानते हैं, गांव में तो व्यक्ति विशेष में भूरा मांग निशान कड़ी संपत्ति नहीं, ये नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ये सारे नाम आपने सुने ही होंगे, चाहे वो पट्टा हो, चाहे कबूलियत हो, चाहे तखसीस हो, ठीक है ना। ये सब लोग तो हम लोग गाँव में भी सुनते रहते हैं। तो इसी के ऊपर जो है हम लोगों को देखना है। तो देखिए, ये पट्टा होता था ना, पट्टा, पट्टे के साथ आते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करके। पट्टा जो होता था वो ये होता था, गांव अथवा व्यक्ति विशेष पर भू राजस्व मांग निर्धारण संबंधी प्रपत्र हुआ करता था, ठीक है ना। और यहाँ देखिए, ये कबूलियत, कबूल कहते हैं, कबूल कर लिए, स्वीकार कर लिया, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और यहाँ पर तखसीस कर रहे हैं, यानी कि राजस्व का आकलन कर रहे हैं। और तहसील क्या होती थी उस समय? ये फसल संग्रह, ये अभी की तहसील नहीं कि हमारी। तो ये इसका सही मिलान है। तो हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष में अकबर ने बड़ी संख्या में काजियों को अशांति फैलाने व विद्रोह भड़काने के लिए मारने आदेश निकालने का आदेश दिया? तो कब दिया ये? 1580 में, ठीक है ना। इसी समय दहसाला प्रणाली लागू की गई, ठीक है। मुगलकालीन भारत की शहरी आबादी 1601 ईस्वी के लगभग थी। तो कितनी थी लगभग? तो ये 15%, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। किस रियासत के राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंदी बनाने में अकबर की मदद की? तो किसने? नूरपुर। नूरपुर रियासत का पुराना नाम क्या था? तो नूरपुर का पुराना नाम क्या था? धमेरी। तो पहले नूरपुर रियासत का नाम धमेरी तथा बाद में नूरजहाँ के नाम पर से नूरपुर कर दिया गया। मुगल राज्यसभा में प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? तो प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? टॉमस रो, जो जहांगीर के शासनकाल में आया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से किस एक मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था? तो कौन सी मस्जिद है जिसका निर्माण जो है शाहजहाँ ने करवाया था? तो यहाँ पर जो है जामा मस्जिद जो है दिल्ली है, ये किसके द्वारा है? शाहजहाँ के द्वारा है, ठीक है ना। और ये जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी, ये तो अकबर के। और बेगमपुरी मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा, ये तो आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली को ट्रांसफ़र किया? तो आगरा से दिल्ली करने वाले ये कौन था? शाहजहाँ था, ठीक है ना। हमजानामा की चित्रकारी किसके आदेश पर बनाई गई? तो हमजानामा अभी हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, आगरा मतलब अकबर के जो है आदेश पर बनाई गई। मुगल चित्रकला में सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति देखने में आई वह है दास्ताने अमीर हमजा अर्थात हमजानामा। इसमें लगभग 1200 चित्र हैं। बदायूनी व यानी कि शहनवाज खां के अनुसार इसके चित्रण का कार्य अकबर की प्रेरणा से शुरू हुआ था, जिसमें 15 वर्ष लगे। इसमें सैयद अली व अब्दुल शमद, यहाँ याद कर लीजिए कौन, सैयद अली और अब्दुल समद के निर्देशन में लगभग 50 चित्रकारों ने कार्य किया था। इनमें जो है बेहजाद प्रमुख था। कौन प्रमुख था? बेहजाद, तो ये याद कर लीजिए। अब मुगल शासन के पतन के उपरांत सफदरजंग किस प्रांत का शासक बना? तो किस प्रांत का शासक बना था? ये अवध का बना था, ठीक है। यहाँ पढ़ लीजिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू होने लगा था। इसके बाद जो है स्वतंत्र क्षेत्रीय सत्ताओं का उद्भव शुरू हुआ। इनमें से एक प्रमुख क्षेत्रीय राज्य अवध था, जहाँ पर सर्वप्रथम सादत खां ने अपनी सत्ता स्थापित कर दी। अवध के शासक को नवाब वजीर कहा जाता था। इसके पश्चात 1739 ईस्वी में सफदरजंग जो है अवध प्रांत का शासक बन गया। अकबर के समय में न्यायपालिका का प्रमुख किसको माना जाता था? तो न्यायपालिका किसको? तो काजी, और इसका प्रमुख काजी मलिक हुआ करता था, ठीक है ना। और धर्म से संबंधित सद्र उस सुदूर है ना, धार्मिक विभाग कौन था? सद्र उस सुदूर हुआ करता था ये प्रमुख धार्मिक मामलों का। तो आगे बढ़ते हैं हम। जहांगीर की राजधानी कहाँ थी? तो जहांगीर के समय में जो राजधानी थी वो आगरा थी, और शाहजहाँ इसको आगरा से दिल्ली ले गया, ठीक है। यहाँ देखिए, आईन अकबरी किसने लिखी? तो आईन अकबरी अबुल फजल, ठीक है ना। आईन अकबरी किसने लिखी थी? तो ये जो है हमारी किसने लिखी थी? अबुल फजल। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 175 की ओर बढ़ते हैं। तो 175 है, निम्नलिखित में से कौन मुगल अमीर नहीं था? तो कौन जो है मुगल जो है वो अमीर नहीं था? तो ये यलदौज, ये तो इल्तुतमिश के टाइम का है। यलदौज मुगल काल में अमीर नहीं थे। ये दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक का विरोधी और गौरी का गुलाम था, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक का विरोधी और किसका था? गौरी का गुलाम। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद शाही आदेश सूचित करता है? तो शाही आदेश क्या होता था? फरमान, कहते फरमान जारी कर दिया, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अ, कुमाऊँ का कौन सा शासक शाहजहाँ के दरबार में उपस्थित हुआ? तो कुमाऊँ का कौन सा शासक शाहजहाँ के काल में उपस्थित हुआ? ये बाज बहादुर चंद। इसके बारे में पढ़ते हैं। बाज बहादुर चंद कुमाऊँ का शक्तिशाली शासक था। कांधार युद्ध के समय उसने मुगलों के लिए बहुत वीरता से युद्ध किया। शाहजहाँ ने उससे प्रसन्न होकर उसके राज्य की समस्याओं को दूर करने में उसे सहयोग दिया, परंतु कुछ समय बाद ही शाहजहाँ ने बाज बहादुर पर आक्रमण कर दिया और उसे अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। 1654 में उसने मुगल दरबार में उपस्थित होकर अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, ये किसने कहा? ठीक है, स्थापना की थी किसने की? मुगल साम्राज्य की, बाबर ने। लेकिन असली संस्थापक किसको माना जाता है? अकबर ने। तो ये किसने माना है? तो ये माना है स्टैनले लेन पूल ने, ठीक है। यहाँ शेरशाह प्रारंभिक जीवन में अतालिक नियुक्त हुआ। क्या नियुक्त हुआ? अतालिक नियुक्त हुआ। तो अतालिक नियुक्त हुआ जलाल खां के अधीन। किसके? जलाल खां के अधीन नियुक्त हुआ, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये मुगल राजनीति में जिन सैयद बंधुओं का उल्लेख मिलता है वे हैं। तो कौन है सैयद बंधु? तो ये हुसैन अली व अब्दुल्ला खां। पढ़ लीजिए इनके बारे में। EGDC असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा। मुगल राजनीति में सैयद बंधु के नाम से अब्दुल्ला खां व हुसैन अली खां प्रसिद्ध हैं। उत्तराधिकार के युद्ध में इनकी विशेष भूमिका रही। इनका दावा था कि मेसोपोटामिया के एक साहसी व्यक्ति अब्दुल फतह के वंशज थे। उत्तराधिकार के युद्ध में ये शाहजादा मुअज्जम की ओर से लड़े, जो बहादुर शाह के नाम से मुगल बादशाह बना। फारुखसियत को सम्राट बनाने में सैयद बंधु की प्रमुख भूमिका थी। तो ये है 181। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेनानायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध नैतिक अभियान भेजे? तो यहाँ पढ़ते हैं हम किसके विरुद्ध भेजे या कैसे कौन कौन से अभियान भेजे। तो हम लोग अभी जो है इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। एक तो अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। शहबाज खान, ठीक है। जगन्नाथ कछवा, बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला खान नहीं, ठीक है ना। तो इसमें 1 2 3
ठीक हो जाएंगे। अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से किन मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो किन प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो काबुल, बिहार और बंगाल, ये गुजरात का नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए, अकबर द्वारा मानसिंह को काबुल, बिहार और बंगाल की सुविधा दी गई थी। अकबर ने मानसिंह को 1580 से 1587 ईस्वी तक अफगानों के विरुद्ध काबुल का सूबेदार बनाया और 87 से 94 तक बिहार का सूबेदार, जिसका कार्य स्थानीय जमींदारों के विद्रोह को दबाना था, और 94 में उसे बंगाल की सूबेदारी सौंपी गई। तो यहाँ आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो कौन लड़े थे राणा सांगा के पक्ष में? महमूद लोदी, हसन, मालदेव और मेदिनी राय। तो ये चारों के चारों सही हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, मालदेव के दो सेनानायक जो शेरशाह के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में प्रबल से लड़े, तो कौन से? जैताबा कुप्पा, जैताबा कुप्पा, इनके बारे में पढ़ लीजिए। राव गंगा के बाद राव मालदेव 1532 से 62 मारवाड़ का शासक बना। कौन बना था? राव गंगा के बाद राव मालदेव का मारवाड़ का शासक बना था। फरिश्ता और बदायूं ने मालदेव को भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा। 44 में अजमेर और जोधपुर के बीच सुमेल या गिरी सुमेल के नामक स्थान पर मालदेव और शेरशाह सूरी के नेतृत्व में अफगानों के बीच युद्ध हो गया। लगभग 1 माह तक युद्ध चला और मालदेव के दो सेनानायक जैताबा कुप्पा मारे गए। अब राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष संबंध निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? तो हमको ये बताना है कि कौन कौन से जो है ऑप्शन जो है सत्य हैं। तो देखिए, अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीरी दी, ठीक है। मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया, ठीक है। राणा प्रताप ने ईदर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया, ठीक है। यहाँ देखिए, राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कछवाहा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया। तो ये भी ऑप्शन ठीक है। तो इसमें सारे ऑप्शन जो हैं ठीक हैं। और ये एक राजस्थान पीसीएस का लेक्चरर है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज की ये क्वेश्चन सीरीज में जो है मैंने आपको जो है 185 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर बीच में या कहीं भी मेरी कोई भी गलती होती है तो उसके लिए आप लोग जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में पक्का उसको सुधार कर लूँगा। और मैं चाहूँगा कि मेरे से जो है कोई भी किसी भी तरह की जो है गलती ना हो, ताकि आप लोगों का कोई भी एक भी क्वेश्चन जो है गलत ना हो। तो अगर आप सभी लोगों को मेरी इस तरह की वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, और डीकेजी हिस्ट्री प्रेप जो हमारा चैनल है उस फैमिली को जो है, ये सब हम सब लोगों की फैमिली है, इसको आगे बढ़ाएं। तो इसी के लिए आप सब लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।